हम अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कंजुगेशन। थोड़ा सा कंजुगेशन को समझेंगे, इसके टाइप को समझेंगे, रेजोनेंस का डोनर समझेंगे, रेजोनेंस का एक्सेप्टर समझेंगे, इंडक्टिव का डोनर एक्सेप्टर समझेंगे, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन का डोनर एक्सेप्टर समझेंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी का। मतलब अपना जो मेन टारगेट है वो आज के क्लास में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है, लेकिन जो उनके बैकबोन्स हैं वो ये सब है। तो कंजुगेशन हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, सब लोग बताएं। कंजुगेशन हम लोग किसको बोलते हैं, पाई सिग्मा पाई को। कंजुगेशन हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, पाई सिग्मा पाई को। और पाई सिग्मा पाई में जो पाई बोला जाता है वह किसको बोला जाता है, पाई सिग्मा पाई में जो पाई बोला जाता है बेटा वो किसको बोला जाता है, थोड़ा सा आप लोग बताएं। पाई सिग्मा पाई में जो पाई बोला जाता है वह किसको बोला जाता है, पाई सिग्मा पाई में। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स, पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यही था पाई। देखो ये बच्चे रोज पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं ये, तो ये देखो जवाब देते हैं। आप लोग भी जो पढ़े हो वो भी इस तरह से जवाब दो, जवाब देने से आपको याद होगा चीजें। जो रिवाइज आप कहते हो ना वो रिवीजन ऐसे ही होता है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देंगे, कई बार मैं आप भी जवाब देंगे, हम भी देंगे। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। और इससे ज्यादा बेटा रिवीजन कुछ भी नहीं होता है। तो अपन पाई के बारे में बात करें, पाई होता है निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, या आप इसको कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद हो गया आपका वैकेंट ऑर्बिटल और उसके बाद हो गया आपका पाई बॉन्ड। ये सबको हम लोग कलेक्टिवली बेटा पाई बोलते हैं। इन सबको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग जो सिग्मा बोलते हैं बेटा वो सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। हम लोग जो सिग्मा बोलते हैं वह सीधे सीधे किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा। ओके, हम लोग बेटा सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है इसके लिए हम लोग सीधे सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा। अब हम लोग यहाँ से ये समझे कि किस सिस्टम में कंजुगेशन है और किस सिस्टम में नहीं है। तो अब अपना क्वेश्चन है कि किस सिस्टम में कंजुगेशन है, किस में नहीं है। हम बनाते चलेंगे सिस्टम और आप लोग बताते चलेंगे सिस्टम को, फिर हम लोग कंजुगेशन को क्लासिफाई करेंगे, फिर उसका भी एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे। बस यही इसका मेनली क्वेश्चन होता है इसी तरह का, है ना। तो चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे और बताना स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको बताना है किस में कंजुगेशन है किस में नहीं है ना। जिसमें कंजुगेशन है उसमें यस कहेंगे, जिसमें कंजुगेशन नहीं है उसमें नो कहेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चेक करने का तरीका बहुत आसान है। ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है। तो इसमें पाई सिग्मा सिग्मा, जबकि कंजुगेशन के लिए होना चाहिए पाई सिग्मा पाई। ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे नो, कंजुगेशन नहीं है। ऐसे केस में आप कहेंगे कि कंजुगेशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कंजुगेशन है या नहीं, यस और नो। इन दिस केस कंजुगेशन इज प्रेजेंट और नॉट। इन दिस केस कंजुगेशन इज प्रेजेंट और नॉट, नो। नो, नो इज रॉन्ग आंसर। In this case conjugation is present or not, yes, in this case conjugation is present, pi sigma pi, therefore conjugation is present। next case में चलते हैं हम लोग बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, बताएं कंजुगेशन है या नहीं, बताएं बेटा कंजुगेशन है या नहीं, कंजुगेशन इज प्रेजेंट और नॉट। एक पॉइंट और आप समझ के रख सकते हैं याद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एटम होते हैं हाइड्रोजन 0 लोन पेयर, कार्बन 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, हेलोजन 3 लोन पेयर। इसको आप याद रख सकते हैं बेटा सब लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के पास 0 लोन पेयर, कार्बन के पास 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चाहे वह दिखाए, ध्यान रखना, चाहे वह लोन पेयर दिखाए या ना दिखाए, अगर इनमें से कोई एटम है तो लोन पेयर की यही स्थिति होने वाली है। लोन पेयर की यही स्थिति होने वाली है। हाइड्रोजन के पास 0, कार्बन के पास 0, नाइट्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 0, ऑक्सीजन के पास 2, हेलोजन के पास 3।
तो ये बेटा पूरा कंडीशन है लोन पेयर का। इसका मतलब यहां समझो कि इसका मतलब यहां ऑक्सीजन में लोन पेयर नहीं भी दिखाया है, बावजूद एक दो लोन पेयर है। ये आपको इसलिए याद रखना, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है। तो आप यहां लोन पेयर के बदले लिखते पाई, देन सिग्मा, देन पाई, पाई सिग्मा पाई। बताइए कंजुगेशन है या नहीं? बताइए बेटा इसमें कंजुगेशन है या नहीं? सब लोग आंसर करें, कंजुगेशन है या नहीं इस सिस्टम में? इस सिस्टम में कंजुगेशन है या नहीं? आंसर आना चाहिए फटाफट। आंसर में बिल्कुल भी देर नहीं होना चाहिए, आंसर आते जाना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, यस, वेरी गुड। उसके बाद अपने को नेक्स्ट सिस्टम में चेक करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। चेक कीजिए कंजुगेशन है या नहीं, चेक करा जाए कंजुगेशन है या नहीं। सब लोग लिखते भी चलो और बनाते भी चलो, लिखते भी चलो बताते भी चलो किस में कंजुगेशन है किस में नहीं है, किस में कंजुगेशन है किस में नहीं है। इसको लिखते भी चलो और बताते भी चलो किस में कंजुगेशन है किस में नहीं है बेटा। इसको लिखते भी चलो बताते भी चलो। तो इसका क्या स्थिति है इसमें? है, बिल्कुल है, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में हम बात करने वाले हैं इसका, बताइएगा कंजुगेशन है या नहीं, कंजुगेशन है या नहीं ये सिस्टम में, इस सिस्टम में कंजुगेशन है या नहीं। पाई सिग्मा पाई, चेक कीजिए, बिल्कुल है। नेक्स्ट में आप चेक कीजिए, चेक कीजिए सिस्टम में कंजुगेशन है या नहीं, चेक कीजिए बेटा कंजुगेशन है या नहीं। पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल कंजुगेशन है। नेक्स्ट सिस्टम में चेक कीजिए CH2CH NHCH डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए कंजुगेशन है या नहीं, चेक करा जाए बेटा कंजुगेशन है या नहीं, कंजुगेशन है या नहीं, चेक कीजिए। और सब लोग बेटा एक बार इसको वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, है ना। लाइक करने में कुछ जाता है नहीं, अपना थोड़ा सा लाइक करते चलिए बेटा। इसमें कंजुगेशन नहीं है, नहीं कहने वाले को -1 आ गया। इसमें कंजुगेशन नहीं कैसे है? ये रहा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, चेक करो कंजुगेशन है या नहीं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए देखो इसमें भी कंजुगेशन है, इसमें भी कंजुगेशन है, चेक कर लो बेटा सब लोग। बेटा इसमें भी कंजुगेशन है। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, बोलो कंजुगेशन है या नहीं, कंजुगेशन है या नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, कंजुगेशन है या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है बेटा इसमें कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए कंजुगेशन है या नहीं, चेक कीजिए बेटा 9th में कंजुगेशन है या नहीं, चेक कीजिए 9th में कंजुगेशन है या नहीं, बताते चलिए फटाफट। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। फ्री इलेक्ट्रॉन पाई हो गया, सिग्मा हो गया, पाई बॉन्ड पाई हो गया, बिल्कुल है। उसके बाद हम चेक करते हैं इस मॉलिक्यूल में, चेक कीजिए कंजुगेशन है या नहीं, संभल के चेक कीजिएगा इसको। इस केस में चेक करो कंजुगेशन है या नहीं है, इस केस में बेटा चेक करो कंजुगेशन है या नहीं है। इस केस में कंजुगेशन है या नहीं, यस कहने वाले का गलत है। इस केस में कंजुगेशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना। पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, चेक कर लो। उसके बाद चेक करके बताओ इस केस में कंजुगेशन है या नहीं, इस केस में कंजुगेशन है या नहीं, चेक करो बेटा। इस केस में चेक करो कंजुगेशन है या नहीं है, चेक करो फटाफट। 1 से 2 क्लास, 2 क्लास इसके बाद और रखेंगे, GOC खत्म करेंगे। सब लोग अच्छे से रिवाइज करते रहना, जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दो। इसमें कंजुगेशन है या नहीं,
जो नो बोल रहा है वो गलत हो, वो ध्यान देना। पाई सिग्मा पाई, चेक कर लो कंजुगेशन बेटा, पाई सिग्मा पाई चेक करो। रिंग पूरा होने से कोई मतलब ही नहीं है, रिंग पूरा होने से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कंजुगेशन चेक करना है। तो उसको अपन चेक करते हैं पाई सिग्मा पाई से, और कुछ नहीं करते उसके लिए। नेक्स्ट में थोड़ा एक आधा और चेक कर लो, यह फिनॉल है, बताओ कंजुगेशन है कि नहीं इसमें। ट्वेल्व नंबर में कंजुगेशन है क्या बेटा, 12 नंबर में कंजुगेशन है क्या? यस 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 यस, पूरे रिंग में रेजो है, बिल्कुल सही बात। 13 नंबर में कंजुगेशन है क्या? 13 नंबर में कंजुगेशन है क्या? एग्जाम्पल नंबर 13 में कंजुगेशन है क्या? एग्जाम्पल नंबर 13 में मतलब कंजुगेशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पाई सिग्मा पाई यहां पर है, लेकिन इधर नहीं है, लेकिन इधर है, ध्यान देना, इधर नहीं है लेकिन उधर है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक आध क्वेश्चन और बना लें। इसमें चेक करो कंजुगेशन है क्या? इसमें चेक करो कंजुगेशन है क्या? बोलो बेटा कंजुगेशन है क्या लास्ट वाले में? लास्ट वाले में कंजुगेशन है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट। अब सुनोगे कंजुगेशन का टाइप। अब बेटा अपने को क्लियर करना है थोड़ा सा कंजुगेशन का टाइप। आप लिख सकते हो कंजुगेशन के प्रकार या कंजुगेशन का टाइप, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, देखो कंजुगेशन का जो टाइप है बेटा, वह मेनली कंजुगेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। कंजुगेशन को मेनली दो पार्ट में बेटा बांटा गया है। कंजुगेशन को मेनली दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट होता है इसका, एक पार्ट होता है इसका नॉर्मल कंजुगेशन, एक पार्ट होता है इसका नॉर्मल कंजुगेशन, और दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक पार्ट होता है नॉर्मल कंजुगेशन, दूसरा पार्ट होता है इसका एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक नॉर्मल कंजुगेशन और दूसरा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो समझो, कहता है जिस मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पाई एक बार हो, जिस मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पाई एक बार हो, जिसमें एक बार पाई सिग्मा पाई होगा, वह कहलाता है नॉर्मल कंजुगेशन। जिसमें एक से ज्यादा बार पाई सिग्मा पाई हो, वो कहलाता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो ध्यान देना, CH2CH, CH डबल बॉन्ड CHOH, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, चेक कर लो। तो इसमें दो बार पाई सिग्मा पाई है, दो बार पाई सिग्मा पाई है, तो ये कहलाता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक बार पाई सिग्मा पाई तो नॉर्मल कंजुगेशन, एक से ज्यादा बार पाई सिग्मा पाई तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन। बोलो समझने में किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत बेटा? एक बार पाई सिग्मा पाई होने पर नॉर्मल कंजुगेशन, एक से ज्यादा बार होने पर, एक बार पाई सिग्मा पाई होने पर नॉर्मल कंजुगेशन, एक से ज्यादा बार होने पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ओके ओके, अब थोड़ा सा और समझिएगा कि जो आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इसको फिर से डिवाइड किया गया है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन को फिर से डिवाइड किया गया है, ध्यान से समझिएगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का एक पार्ट होता है लीनियर कंजुगेशन, इधर लिख देता हूं दो बार पाई सिग्मा पाई। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का एक पार्ट है लीनियर कंजुगेशन,
एक पार्ट है इसका लीनियर कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का एक पार्ट है लीनियर कंजुगेशन, दूसरा पार्ट है इसका साइक्लिक कंजुगेशन, दूसरा पार्ट है इसका साइक्लिक कंजुगेशन, और तीसरा पार्ट है इसका लीनियर कंजुगेशन हो गया, साइक्लिक कंजुगेशन हो गया, थर्ड पार्ट आता है बेटा इसका क्रॉस कंजुगेशन, थर्ड पार्ट आता है इसका क्रॉस कंजुगेशन। ध्यान देना, लीनियर कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप सफिशिएंट है क्या? बेटा किसका क्वेश्चन था, समझ नहीं पाया मैं। एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री नीट, बिल्कुल सफिशिएंट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर बना लेना बस उसके साथ मिलाकर, उसके साथ मिलाकर केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लेना, सब सफिशिएंट है। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, किताब का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो किताब कोई भी होंगे, कुछ भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है एग्जाम में, एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा, एक होता है लीनियर कंजुगेशन, दूसरा होता है साइक्लिक कंजुगेशन, तीसरा होता है क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस तरह का जो कंजुगेशन है, इस तरह का जो कंजुगेशन है यह लीनियर है, जो बिल्कुल सीधा सीधा हो वह लीनियर कंजुगेशन होता है। ध्यान दीजिए, कहता है जो इस तरह का कंजुगेशन है, ध्यान दीजिएगा, जो इस तरह का कंजुगेशन है या तो लीनियर कंजुगेशन है, ये देखिए क्रॉस कंजुगेशन है, और ये क्रॉस कंजुगेशन है। लीनियर के बाद यह कंजुगेशन क्रॉस है, देखो इधर बना देता हूं मैं, वो लीनियर कंजुगेशन है। ध्यान देना, उधर एक जगह कम है, एग्जाम्पल इधर बना लो। यह कंजुगेशन क्रॉस है, यह कंजुगेशन जो है ये क्रॉस है, और उसके बाद यह कंजुगेशन हो गया क्रॉस, और उसके बाद यह कंजुगेशन देख लो साइक्लिक है, यह कंजुगेशन साइक्लिक है। तो बताओ आप लोगों को लीनियर साइक्लिक क्रॉस बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा? लीनियर साइक्लिक और क्रॉस बिल्कुल क्लियर हो गया अपने को कि लीनियर कंजुगेशन क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, साइक्लिक कंजुगेशन क्या होता है। क्लियर हो गया बेटा? लीनियर कंजुगेशन क्या होता है, साइक्लिक कंजुगेशन क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है। क्लियर है एकदम से? ओके ओके, वेरी गुड। अब समझोगे और एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दोगे, एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दोगे तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन का बस जवाब दे दो। यह एक मॉलिक्यूल है, पूछ रहा है जो इसका कंजुगेशन है, ध्यान से सुनिए, जो इसका कंजुगेशन है वो लीनियर है, क्रॉस है, साइक्लिक है, इनमें से कोई नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी में, आपके पास बेटा चार ऑप्शन है ए बी सी डी में, लीनियर है, साइक्लिक है, क्रॉस है, इनमें से कोई नहीं है। जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए क्या होगा इसमें। इसका कंजुगेशन लीनियर है, साइक्लिक है, क्रॉस है, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे का आंसर डी भी आ रहा है, कुछ बच्चे का आंसर डी भी आ रहा है ना, डी है। कुछ बच्चे का ए भी आ रहा है ना। कुछ हमको समझाने की कोशिश कर रहा है अंकित पांडे टाइप बच्चा कि सर केवल एक बार ये तो है, बिल्कुल एक बार ही है बेटा, हम कहा कह रहे हैं एक से ज़्यादा बार है। आंसर करेक्ट आंसर इज डी। लीनियर कंजुगेशन जो होता है बेटा वो टाइप होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। लीनियर कंजुगेशन जो टाइप होता है वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन का टाइप होता है। ओके, लीनियर कंजुगेशन टाइप होता है एक्सटेंडेड का, और यह एक्सटेंडेड है ही नहीं, नॉर्मल कंजुगेशन है, क्योंकि इसमें एक बार पाई सिग्मा पाई है, क्योंकि इसमें एक बार पाई सिग्मा पाई है। इसलिए एग्जाम में काफ़ी आराम से दिमाग को खोल कर रखना है अपने को एग्जाम में दिमाग को खोलकर और आराम से एग्जाम देना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। देखो अभी पढ़ाया और अभी दिमाग से उड़ गया, तो एग्जाम में तो अभी भी 2-4 दिन है, तो उड़ना नहीं चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, शांति से आंसर देना चाहिए।
अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं अपन। है ना। अब आप सिंपल समझ लो कि जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है बेटा, उसको हम लोग, जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से सोचो, जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूंगा, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। पहला पॉइंट है, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है, पहला पॉइंट है। कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा बेटा, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कंजुगेशन तो नहीं होता है लेकिन रेजोनेंस होता है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कंजुगेशन तो नहीं होता है लेकिन रेजोनेंस होता है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कंजुगेशन तो नहीं होता है लेकिन रेजोनेंस होता है। और बेटा एक बार लाइक तो कर दो, लाइक करने में जाता क्या है? वीडियो 15-16 लोग सुन रहे हो, वो भी बदल के, और लाइक 9 है। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप लाइक करते चलिए। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कंजुगेशन तो नहीं होते हैं लेकिन रेजोनेंस होता है। एग्जाम्पल होता है CO2 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिख देना है उसका, CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल में आप चेक करो कंजुगेशन है क्या बेटा? CO2 मॉलिक्यूल में चेक करो कंजुगेशन है क्या? CO2 मॉलिक्यूल में चेक किया जाए कि कंजुगेशन है क्या? बेटा CO2 मॉलिक्यूल में चेक किया जाए कि कंजुगेशन है क्या? CO2 मॉलिक्यूल में चेक किया जाए कि कंजुगेशन है क्या? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, लोन पेयर पाई, और यहाँ भी डबल बॉन्ड पाई, और यहाँ भी डबल बॉन्ड पाई, और यहाँ भी डबल बॉन्ड पाई, लेकिन इसके बावजूद भी CO2 मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आप जाओगे तो सॉल्ड एग्जाम्पल में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ आपको मिल जाएगा। और वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो किस तरीके का बना होगा। वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो किस तरह का बना होगा। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में NCERT में जाना है, सॉल्ड एग्जाम्पल का अपने को निकाल कर बनाना है, अपने को दिखेगा कि कहाँ पर रेजोनेंस होता है। उसमें अपने को वहाँ पर निकाल कर देखना है, अपने को पता चलेगा उसमें कहाँ पर रेजोनेंस होता है। इसका देखना आप एग्जैक्टली देखना, इस तरह से बना हुआ होता है। ये C डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है ना। तो अब हम लोग थोड़ा बात करने लगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल, इसका भी एक लाइन में कंसेप्ट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का भी कंसेप्ट एक लाइन में। पुराने बॉन्ड को ऐसे तोड़िए कि नया बॉन्ड बन जाए। पुराने बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए कि उसके तोड़ते ही नया बॉन्ड बन जाए। यही बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है, और कोई नया तरीका नहीं है इसका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस इतनी सी बातों को अपने को ध्यान में रखना है कि अपन पुराने बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ दें कि उसको तोड़ते ही नया बॉन्ड बन जाए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। अब हमें ध्यान ये देना है कि बॉन्ड को तोड़ना हमने आपको सिखा चुका हूँ। होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस के द्वारा अपन बॉन्ड को तोड़ते हैं, है ना। अभी अपने को लगभग सभी बॉन्ड को हेटेरोलाइसिस के द्वारा ही तोड़ते जाना है। ठीक है,
और आप यह भी जानते होंगे कि जब भी किसी दो एटम के बीच बॉन्ड है और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टाइल में तोड़ना है तो निश्चित रूप से जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमें उसको उस पर तोड़ना पड़ेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमें उस पर तोड़ना पड़ेगा। अब हम सीखने वाले हैं कि बॉन्ड बनने की कितने कंडीशन हैं, बस ये आपने सीख गया, आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दोगे। आप ये सीख गए तो आप स्ट्रक्चर बनाना बेटा शुरू कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान दोगे आप। अब बेटा ध्यान दोगे कि बॉन्ड जो बनता है ये देखो किसके किसके बीच बनता है और कैसे कैसे बनता है, मैं आपको बता रहा हूं। बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है और कैसे कैसे बनता है यह मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है और कैसे कैसे बनता है यह अभी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बॉन्ड देखो सबसे पहले तोड़ने का तरीका तो अपने को, बॉन्ड फ्यूजन तो अपने को पढ़ाया हुआ ही है ना। अब बॉन्ड बनने का तरीका देखना, एक एटम पे प्लस चार्ज है, दूसरे एटम पे माइनस चार्ज है, तो इसके बीच बन जाता है बॉन्ड और यह एटम हो जाता है न्यूट्रल। देखो इस तरीके से बनाते हैं बॉन्ड, ध्यान दो, इस तरीके से बनाते हैं बॉन्ड। अगर ऐसे सिचुएशन है तो ऐसे बॉन्ड बनेंगे, समझना। अब इसी तरह के सिचुएशन आपको अलग अलग मॉलिक्यूल में आएंगे और आपको उसके बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इसी तरह के सिचुएशन आपको अलग अलग मॉलिक्यूल में आएंगे और आपको उनके बॉन्ड बनाने हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्या है, दूसरा देखना क्या है कि एक पर निगेटिव चार्ज है और दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल है। एक पर निगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल है। यह बॉन्ड इस तरीके से बनता है, ए डबल बॉन्ड बी, और अब आ जाता है बी पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि बी ने बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का यूज किया, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तीसरा कंडीशन है इसमें कि मान लो एक एटम के पास प्लस चार्ज है लेकिन दूसरे एटम के पास लोन पेयर है। एक के पास प्लस चार्ज है, बस ये सारी चीजें जो होती ना बेटा इसको ही बेसिक बोलते हैं। ये अगर अपने को आता है ना, अपने को ना किसी किताब को बनाने में दिक्कत होगा, ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होने वाला है। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा और यह बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा, प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा जिस पर लोन पेयर है, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ए प्लस को यूज करने के लिए दिया, उसके बदले में ए प्लस पर निगेटिव चार्ज आया होगा, लेकिन उस पर पहले से ही प्लस चार्ज था, इसलिए प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया और ये पर कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर ए और बी दोनों पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो भी बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से, पहला कंडीशन है एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, बॉन्ड बनेगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है एक पे माइनस दूसरे पे खाली ऑर्बिटल, तो बॉन्ड बन जाएगा, खाली ऑर्बिटल वाले को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तीसरा एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे लोन पेयर, तो क्या होगा बताओ, लोन पेयर वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा कंडीशन है ए और बी दोनों पर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो भी बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मेन तरीके होते हैं बेटा बॉन्ड बनने के। ऐसे सिचुएशन जहां भी आपको समझ में आएंगे आप वहां पे बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब अपन बात करें यहाँ के आगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, पहले ये क्लियर कर दो मुझे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्लियर करो बेटा। यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक में? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां तक में अपने को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलेंगे और अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। उसमें सबसे पहला एग्जांपल अपन CO2 ही रखने वाले हैं, ठीक है। CO2 रखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। मतलब देखो बॉन्ड को तोड़ने के समय ना हमें यही सब कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए कि प्लस माइनस आ जाए लगातार एटम पे। एक जगह माइनस है तो उसके बगल में कहीं खाली ऑर्बिटल आ जाए, है ना। लिख कर दो सभी, क्या चीज, अच्छा लाइक कर दो, सॉरी लाइक कर दो। अब ध्यान देना, एक पे प्लस चार्ज या दूसरे पे लोन पेयर है, एक पे प्लस चार्ज या दूसरे पे लोन पेयर है, एक पर फ्री इलेक्ट्रॉन है दूसरे पर फ्री इलेक्ट्रॉन।
यही हमें दिमाग में लेकर चलते रहना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन अगर हम बना देंगे तो नया बॉन्ड बन जाएगा। और रेजोनेंस बनाने का तरीका अगर कोई लिख कर रखना चाहते हो तो लिख लो कि पुराने बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको तोड़ते ही नया बॉन्ड बन जाए। पुराने बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको तोड़ते ही नया बॉन्ड बन जाए। इस बस यही रेजोनेंस बनाने का तरीका होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड, हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तब तक बनाते रहेंगे, हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बेटा तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हम किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि, ठीक है, कोई पुराना स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। हम किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि कोई पुराना स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। ये तरीका है। अब इसको ध्यान में रखकर आप कैसे भी मॉलिक्यूल ले लो और उसके स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि कोई मॉलिक्यूल दिया है, पूछा बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल दिया, पूछा बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो अपन लोग अगर अच्छे से उसको बना के रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ एक मॉलिक्यूल, तो हो सकता है उस दिन वो मॉलिक्यूल डायरेक्ट ही याद आ जाए, अदरवाइज आपको बना के देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, CO2 में अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ देते हैं ऑक्सीजन पर, और वहीं पे तोड़ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इसको यहाँ पर तोड़ देते हैं, बेटा 2 मिनट आप लोग वेट करो, है ना, 2 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा पानी पी लूँ बेटा, बस 2 मिनट। ध्यान देना बेटा, कहता है कि जैसे मान लो CO2 के बॉन्ड को आपने वहां पे तोड़ दिया। अगर आपने CO2 के बॉन्ड को वहां पे तोड़ दिया तो इसको तोड़ते ही ध्यान दोगे कार्बन पर क्या आ जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा। इसको तोड़ते ही बेटा कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बताइएगा आप लोग। इसको तोड़ते ही बेटा कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। इसको तोड़ते ही कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलिएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। यह स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको तो डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर फाइनल बनकर आएगा वो बना देना है। यह स्ट्रक्चर मैं आपको समझने के हिसाब से बना रहा हूँ, आप तो फाइनली वो बना दीजिएगा, ठीक है। आप तो फाइनली वो बना दीजिएगा जो अपने को अब बनकर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप कहोगे प्लस माइनस का चार्ज लगातार एटम पर है, क्या यहाँ पे बॉन्ड बनेगा? निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे बॉन्ड बनाओगे क्यों? अगर आप ये बॉन्ड बनाओगे तो आप तोड़े ही क्यों थे इसको? अगर आप ये बॉन्ड बनाओगे तो आपने इसको तोड़ा ही क्यों था? जिस बॉन्ड को तोड़ना है वही फिर से नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रखना। जिस बॉन्ड को तोड़ना है वही फिर से नहीं बनाना है अपने को, ओके। अब देखो अपन बनाएंगे क्या, ध्यान देना। अब अपन बनाएंगे क्या, ध्यान देना। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, और इस पर प्लस चार्ज है। तो क्या हम इस स्टाइल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ध्यान देना, एक पे लोन पेयर, दूसरे पे प्लस चार्ज, तीसरे के स्टाइल में, तीसरे के स्टाइल में ध्यान दो सब लोग बेटा, तीसरे के स्टाइल में हम लोग बॉन्ड बना देंगे क्या? और जो तीसरे के स्टाइल में हम लोग बॉन्ड बनाएंगे वह बॉन्ड बनेगा, ध्यान देना, इस तरह का। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या सब लोगों को? बोलो समझ में आ गया क्या बेटा सब लोगों को ये बात? पहले स्ट्रक्चर एक तो अपन इसको काउंट कर लेंगे, एक अपन इसको काउंट कर लेंगे। ये बातें सबको समझ में आ गया बेटा? हम लोग कैसे इसको बनाएंगे ये अपने को क्लियर हो गया अच्छे से?
बॉन्ड बनने के इतने तरीके हैं, हमने बॉन्ड को तोड़ा, आपने सिचुएशन को देखा, तीसरे सिचुएशन के हिसाब से बॉन्ड बना और आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब CO2 मॉलिक्यूल में इसको इधर तोड़ देंगे। इसको जैसे तोड़ेंगे यहाँ पे निगेटिव, इसको जैसे तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन का लोन पेयर। ध्यान से देखो तो बेटा सब लोग, क्या ऐसे सिचुएशन बन जाएंगे डायरेक्ट। ये तो आपका तीसरा स्ट्रक्चर होगा, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा CO2 मॉलिक्यूल का। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना पूरी सिचुएशन। ये पूरी सिचुएशन बेटा अपने को समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से बनाना है अपने को। इसी तरीके से हम लोग बेटा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, है ना। अब जैसे देखो, इससे भी एक और मॉलिक्यूल आपको बनाकर बताओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ये भी काउंट होता है और 2 जो आप नया बनाते हो वो काउंट होता है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसमें, अब बेटा इसमें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस पर प्लस चार्ज। इसका नाम जो भी बच्चे जानते हो प्लीज एक बार बताओगे। इस मॉलिक्यूल का नाम जो भी बच्चे जानते हो एक बार इसका नाम जरूर बताओगे बेटा। इस मॉलिक्यूल का नाम आप में से जो भी बच्चे जानते हो एक बार प्लीज जरूर बताओगे। बताओ बेटा इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा, इस मॉलिक्यूल का नाम बताना है। ऑक्सीजन -1, कोई ऑक्सीजन इसका नाम नहीं है, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्लस चार्ज है। यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है बेटा, प्लस चार्ज है। इसका नाम याद रखना, साइक्लोप्रोपाइलियम आयन नाम है इसका, साइक्लोप्रोपाइलियम आयन नाम है इसका, साइक्लोप्रोपाइलियम आयन इसका नाम होता है। और यह साइक्लोप्रोपाइलियम आयन इसका नाम होता है बेटा। और यह सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लिख लेना, यह सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइलियम आयन और यह एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यह एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब देखना, हम इसके बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इस बॉन्ड को इस पर तोड़ दें, अगर इस बॉन्ड को इस पर तोड़ दें तो क्या इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा वह इस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक नया पाई बॉन्ड बना देगा। ध्यान देना, इस कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ एक बॉन्ड बना देगा और वो जो बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे प्लस चार्ज बच जाएगा। बोलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया क्या समझ में। उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद बेटा हम इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, ध्यान देना। इसके बाद हम इसको जैसे यहाँ पर तोड़ेंगे फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन पे प्लस पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा बेटा वह हम लोग देखो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब अगर हम इसका कोई भी स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। इसलिए बेटा हम इसका कोई नया स्ट्रक्चर अब नहीं बनाएंगे और कहेंगे कि साइक्लोप्रोपाइलियम आयन के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हम कहेंगे कि साइक्लोप्रोपाइलियम आयन के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। CO2 के पास भी 3, साइक्लोप्रोपाइलियम आयन के पास भी 3। इस तरीके से आप लोगों को अब धीरे धीरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। अब हम एक मॉलिक्यूल का और बात करेंगे और हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के अलावा कुछ और शुरू करेंगे। पहले हम एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें।
थोड़ी सी बातें कर देंगे आप सब लोगों के साथ रेजोनेंस एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो हम अगर बात करें फिनॉल का, बहुत फेमस मॉलिक्यूल होता है फिनॉल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में फिनॉल एक फेमस मॉलिक्यूल होता है, सब लोग बनाते हैं इसके बारे में, ध्यान देना। ध्यान देना बेटा, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। तो बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए कि बॉन्ड बन जाएगा। अगर इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज ले आओगे तो बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे कौन सा चार्ज रख देंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। जल्दी से बताओ, अभी लिखाया था, अगर आप लिखोगे तो जवाब दोगे, नहीं लिखोगे तो नहीं दे पाओगे। पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तो क्या इस बॉन्ड को हम नीचे वाले कार्बन पे तोड़ देंगे। अगर हमें इस कार्बन पे प्लस चार्ज रखना है तो इस बॉन्ड को नीचे वाले पे तोड़ देंगे। इसको जैसे ही नीचे वाले पे तोड़ेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जो यहाँ का प्लस होगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ध्यान देना, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो बॉन्ड को शिफ्ट नहीं किए उसको एज इट इज बना देंगे, जिसको शिफ्ट नहीं करते उसको एज इट इज बनाते हैं। उसके बाद हम इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ देंगे, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ेंगे। यहाँ तोड़ते ही गलत तोड़ दिया, सॉरी, अगर मान लो तोड़ ही दिया, 1 मिनट गलती कर दिया, यहाँ तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया 1 मिनट के लिए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। फिर निगेटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड बन सकता है क्या, बोलो बेटा, निगेटिव और निगेटिव के बीच बॉन्ड बना सकते हो क्या। बॉन्ड का मतलब आकर्षण होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, इसलिए आप बॉन्ड नहीं बना सकते। इसलिए आप इसको इधर भी शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको लेकर जाना पड़ेगा। ये यहां से एक और भी रास्ता खुलता है, आपको पता नहीं चल रहा है कि हम किधर शिफ्ट करें, किधर भी कर दो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि शिफ्ट करना किधर है तो तुम किधर भी शिफ्ट कर दो। और शिफ्ट करने के बाद अगर तुमको लगे कि बॉन्ड तुम बना सकते हो तो मान लेना तुम्हारी शिफ्टिंग सही है। अगर तुम बॉन्ड नहीं बना सके तो समझ जाना कि तुम्हारी शिफ्टिंग गड़बड़ है। यहाँ से एक टेक्निक भी अपने को आ गया। मान लो हम गलती कर दिए शिफ्ट, लेकिन हमें शिफ्टिंग के बाद एक नया बॉन्ड बनाना होता है। अगर हम वो बॉन्ड बना पाए इफिशिएंटली, अगर हम वो बॉन्ड बना पाते हैं तब तो हमारी शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बॉन्ड नहीं बना पाते हैं तो हमारे शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है। ध्यान देना, अब अगर हम इसको यहाँ से लेकर चले इधर, अगर हम इसको यहाँ से लेकर चले इधर, तो ध्यान देना यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, प्लस माइनस का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक ये भी तरीका है कि आपने जिस जगह शिफ्ट किया ना, पहले आप वहाँ का बना दीजिए स्थिति। वहाँ की स्थिति में जो भी चीज़ें आपको लगता है बन रहा है, पहले आप उसको बना दीजिए जहाँ पर आपने शिफ्ट किया है। तो ध्यान देना, आपने शिफ्ट किया कहाँ पर है, आपने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इस निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना दिया। तो शिफ्टिंग वाले एरिया में आपने कहानी कंप्लीट कर दिया। शिफ्टिंग का जो एरिया है वहाँ पर आपने क्या किया, कहानी को कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग वाले एरिया में तो आपने कहानी को कंप्लीट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपने शिफ्टिंग नहीं किया वहाँ पर जैसा आपको पिछले स्ट्रक्चर में दिख रहा है वैसा आप अगले स्ट्रक्चर में बना दीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पर आप ये बना दीजिए, यहाँ पर आप ये बना दीजिए। बोलिए, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ तक में किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान देना, अगले स्टेप में हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे।
इसको जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखो अगला जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर यहाँ का प्लस और ये माइनस, इसके शिफ्ट होने से जो प्लस आएगा वो, और ये माइनस बॉन्ड बना गया। यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, बाकी जगह अपन ने कुछ नहीं किया तो अपन एज इट इज बना देंगे, बाकी जगह अपन एज इट इज बना देंगे। इसके बाद अपन चलेंगे फाइनल में कि इसको अपन कर दे यहाँ शिफ्ट। अगर इसको अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो फिर इस कार्बन पे प्लस आएगा जो इस निगेटिव के साथ बॉन्ड बना जाएगा। ध्यान देना, इस निगेटिव के साथ बॉन्ड बना जाएगा या ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन वापस न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी जगह अपन ने कोई शिफ्ट नहीं किया तो अपन एज इट इज बना देंगे। इस तरीके से हम लोग फिनॉल के स्ट्रक्चर को बनाए हैं। अब आप सोच कर देखो कि अब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, अब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, इनमें से ही कोई रिपीट करेगा, और अगर इनमें से ही कोई रिपीट किया तो आप उस स्ट्रक्चर को बना ही नहीं सकते। आप उसको एक नया स्ट्रक्चर कभी गिनती कर ही नहीं सकते अगर वो बन गया। तो बोलो बच्चों क्लियर है ये सारी चीजें? बेटा सब लोगों को ये पूरा मामला क्लियर हो रहा है? बेटा जितने भी बच्चे हो उन सब को यह पूरा मामला क्लियर होता जा रहा है क्या? बोलिए एक बार, ये क्लियर हो रहा है मामला? फिर अपन आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को? अपन में से किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ध्यान देना, तो इस तरीके से अब आप कुछ भी करोगे ना तो पुराना स्ट्रक्चर रिपीट होगा। मतलब फिनॉल के लिए कभी भी पूछा कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3 4 5, फिनॉल के लिए 5 स्ट्रक्चर है ना। और यहीं पर अब मैं आपको थोड़ा सा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सिखा देता हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखो, RH बोलते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो अब अपन सीखते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना। अब अपन क्या सीखेंगे बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना। ओके, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका है जो बॉन्ड, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका है जो बॉन्ड बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो पहले उसको बना दो। जो बॉन्ड शिफ्ट ना हो पहले उसको बना दो। तो भैया ध्यान दो, फिनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसमें इतना बॉन्ड तो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। फिनॉल के जो मॉलिक्यूल है, सभी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, आपने इतने में से इतने बॉन्ड को कभी भी शिफ्ट नहीं किया है। आपने बेटा इतने बॉन्ड में से किसी को शिफ्ट नहीं किया है। अब दूसरी बात, जो शिफ्ट हुआ है उसको डॉटेड लाइन से वहां बना दो जहां जहां शिफ्ट हुआ है। तो सभी स्ट्रक्चर में देखो जो पाई बॉन्ड है वो बारी बारी से इसी जगह पे घूमते हुए चले गए। दूसरी बात, पाई बॉन्ड यहां भी आया है तो यहां भी अपन ने डॉटेड लाइन बना दिया। पहला देखो, 3 पॉइंट आप ध्यान में रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड। पहला ये कि जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है पहले उसको बना दे। दूसरा यह जो ब्रेक हुआ है और फिर जहां बना है, जहां से ब्रेक हुआ है और जहां जाके बना है दोनों ही जगह पे डॉटेड लाइन, जहां से ब्रेक हुआ है और जहां जाकर बना है दोनों ही जगह पे डॉटेड लाइन बना देना है। दोनों ही जगहों पे डॉटेड लाइन बना देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जहां से ब्रेक हुआ है और जहां पे बना है वहां पे अपने को डॉटेड लाइन बना देना है। तीसरी बात, जिस एटम पर प्लस चार्ज है, जिस एटम पर प्लस चार्ज है, ये पूछ रहा है व्हाट इज हाइब्रिड। बेटा हाइब्रिड का मतलब है जो इन सब को मिलाने से बना है। इस अकेले के पास इन सब की प्रॉपर्टी है, यही मतलब है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण, संकरित, मतलब इन सब का संकरण से ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलो। जिस एटम पर प्लस चार्ज है, जिस एटम पर प्लस चार्ज है उस पर डेल प्लस देना है, जहां पर माइनस है वहां पर डेल माइनस देना है। तो देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है डेल प्लस, इस कार्बन पे माइनस चार्ज है डेल माइनस, इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है डेल माइनस, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर है डेल माइनस।
तो बेटा इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो रहा है इन चीज़ों को समझने में बेटा? बेटा इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या अपने को? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, इस तरह से हम इसको बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं इसमें। वेरी गुड। अब हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं इसमें बेटा आपको कि रेजोनेंस के टाइम पे डोनर कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है। रेजोनेंस के टाइम पे डोनर कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है, ध्यान देना। अब हम उसकी बातें करने वाले हैं। रेजोनेंस के टाइम पे डोनर कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है। रेजोनेंस के टाइम पे डोनर कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है, उसकी बातें अपन करने वाले हैं अब। रेजोनेंस डोनर समझो, रेजोनेंस डोनर जिसको अभी आपने लिखा था प्लस आर, है ना, और बहुत पावरफुल डोनर होता है ये रेजोनेंस डोनर। और ये रेजोनेंस डोनर जो है यह रेजोनेंस डोनर जो है बहुत पावरफुल डोनर होता है, सबसे पावरफुल डोनर होता है रेजो का डोनर। तो समझिएगा रेजो डोनर क्या होता है। कहता है रेजो डोनर जो होता है बेटा, कहता है सिंपल समझो, जिस ग्रुप के फर्स्ट एटम पर, जिस ग्रुप के फर्स्ट एटम पर, ध्यान देना बेटा, जिस ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, जिस ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, जिस ग्रुप के फर्स्ट एटम पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज हो, उसे बोलते हैं रेजोनेंस डोनर। लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस डोनर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझो कि ये फर्स्ट एटम क्या है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह फर्स्ट एटम क्या है बेटा, ध्यान से समझोगे। कहता है फर्स्ट एटम किसी भी ग्रुप का वो होता है जिसकी वैलेंसी खाली होती है, जिसकी वैलेंसी खाली होती है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एटम। ओके, तो जैसे OH ग्रुप है, इसका फर्स्ट एटम हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी होता है, मैं आपको बता चुका हूं, जिसके कारण यह प्लस आर होता है, जिसके कारण यह प्लस आर होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे NH2 का, इसी तरीके से हम बात करेंगे OR का, इसी तरीके से बात हम करेंगे NHR का। ये सब के सब डोनर होते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे हेलोजन का, इसी तरीके से हम बात करें, अब हेलोजन में फ्लोरीन का भी बात हो सकता है, क्लोरीन का भी बात हो सकता है, ब्रोमीन का भी बात हो सकता है। अब देख लो ये सब हो गए आपके डोनर, ये सब आपके क्या होते गए, डोनर होते गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब जो है ये आपके डोनर होते चले गए। ठीक है, ये सब होते चले गए डोनर। और भी अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, OCOCH3, OCOCH3, यहाँ भी जो फर्स्ट एटम है वो यही है, क्योंकि वैलेंसी इसी की खाली है। तो ये फर्स्ट एटम है, इस पर लोन पेयर है, ये फर्स्ट एटम है, इस पर लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस का डोनर। ये फर्स्ट एटम है, इस पर लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस का डोनर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यह भी बोल सकते हैं, ये सब के सब हो गए जिसके फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिसके फर्स्ट एटम पर निगेटिव चार्ज है, जिसके फर्स्ट एटम पर निगेटिव चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल ले लीजिए O माइनस, O माइनस, इसके फर्स्ट एटम पर निगेटिव चार्ज है। उसके बाद NH माइनस, इसके बाद आप ले सकते हैं CH2 माइनस। ये सब आपका होता जाएगा रेजोनेंस का डोनर। तो रेजोनेंस के डोनर अपने को समझ में आ गया क्या सारे बच्चों को? कुछ बच्चा पूछ रहा है कितने बजे तक क्लास है। बेटा कहीं जाना है क्या आपको? पढ़ो बैठ के, क्या दिक्कत है? एक आपको पढ़ाने वाला नहीं मिलता, पढ़ाने वाला मिल रहा है तो उसको पूछ रहे हो कितने बजे पढ़ाओगे, कितने पढ़ा दोगे? आप ज़्यादा मत पढ़ाओ। सर कितने बजे
तक रहेगा क्लास, पता नहीं बेटा, जब तक नेटवर्क का दया दृष्टि रहेगा पढ़ते रहेंगे, नेटवर्क के दया दृष्टि में चलते रहना है। क्या पता कल नेटवर्क ही ना रहे, अपन सारी सेटिंग करके रख ले, पूरी सेटिंग ही रह जाती, अगर नेटवर्क चली जाती तो जैसे कल हो गई। तो थोड़ा सा कल का भी मैनेज करना है, थोड़ा सा पढ़ो और ध्यान से 1-2 घंटे पढ़ो, कुछ जाता नहीं है अपना बेटा, है ना। अपन लोग थोड़ा अलग तरह के लोग हैं, बैठे ही मन नहीं लगने वाले, है ना, इसलिए पढ़ो एकदम मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आए पूछते जाओ, जो दिक्कत आपको आए बेटा आप पूछते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, ये आपका हो गया रेजोनेंस का डोनर। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस का एक्सेप्टर, समझना ध्यान से। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस का एक्सेप्टर। अब बेटा हम बात करेंगे रेजोनेंस का एक्सेप्टर। यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डोनर एक्सेप्टर, इन चीजों को ही अपन नहीं समझ पाते ना बेटा, ऑर्गेनिक अपने को टफ लगता है। इन चीजों को अगर अपन समझ नहीं पाते, इसी के बिना ऑर्गेनिक टफ हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस एक्सेप्टर, या रेजो एक्सेप्टर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसी को डिनोट करते हैं बेटा -R से। रेजो एक्सेप्टर को ही हम लोग डिनोट करते -R ग्रुप, समझना ध्यान से। कहता है जो -R ग्रुप होता है रेजो एक्सेप्टर, इसका पहला पॉइंट है कि यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे, समझना ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज हो, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, पहला कंडीशन तो यह है कि फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वह रेजो का एक्सेप्टर हो सकता है। जैसे एग्जांपल है CH2 प्लस, उसके बाद है NH प्लस, देखते जाना, या NH2 प्लस भी ले सकते हो, नहीं चलो NH प्लस रहने दो, NH प्लस, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें बेटा दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी ग्रुप के, इसमें दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बिल्कुल अपने भाषा में है ये, जो है ना बिल्कुल अपने गांव की भाषा में है, गांव देहात की भाषा में कह सकते हो आप इसको, है ना। ये बिल्कुल भी अंग्रेजी में या फॉरेन लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको अगर समझ गए तो तुम फटाक से देखते ही बोल दोगे इसमें से कौन डोनर है, इसमें से कौन सा एक्सेप्टर है। ओके, तो ध्यान दो, कहता है कि यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर बिल्कुल गांव की तो लैंग्वेज बोल रहा हूं, यही तो गांव का लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूं। ये देखो, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे, ये अंग्रेजी में लिखा रहता है, ये अंग्रेजी में बेटा, गुजराती नहीं आता मेरे को, बिहारी आता है थोड़ा सा। कहता है यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पर, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच पाई बॉन्ड हो, और सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ग्रुप रेजोनेंस का एक्सेप्टर होता है, या रेजो एक्सेप्टर होता है, या -R होता है। ये 2 पॉइंट होते हैं जिससे हम लोग +R और -R को समझ पाते, ये 2 पॉइंट होते हैं। अब चलिए दूसरे पॉइंट का हम लोग एग्जाम्पल देखें, है ना। अब बेटा हम लोग दूसरे पॉइंट का थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने का कोशिश करें। तो ध्यान दो सब लोग, एग्जाम्पल दूसरे पॉइंट का है कि जैसे मान लो COH में कार्बन की वैलेंसी खाली है, इसलिए कार्बन फर्स्ट एटम है, कार्बन की वैलेंसी खाली है इसलिए कार्बन फर्स्ट एटम है। COH में कार्बन की वैलेंसी खाली है इसलिए कार्बन फर्स्ट एटम है, ठीक है।
अब अगर कार्बन फर्स्ट एटम है, ध्यान दो, यहाँ पे अगर कार्बन फर्स्ट एटम है तो ऑक्सीजन सेकंड एटम है। कार्बन फर्स्ट एटम है और ऑक्सीजन सेकंड एटम है। ध्यान देना बेटा, कार्बन फर्स्ट एटम है और ऑक्सीजन सेकंड एटम है, जिसमें कहता है फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच पाई बॉन्ड बनाओ। दूसरा पॉइंट कहता है इसी में कि सेकंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा ही होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.6, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी? 3.5। कार्बन की 2.6 और ऑक्सीजन की 3.5। तो कहता है यदि पहले और दूसरे एटम के बीच, किसी ग्रुप के पहले और दूसरे एटम के बीच पाई बॉन्ड बना हो, है ना, क्या चीज कैसे निकालते बेटा? ईएन कैसे निकाले? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा निकाला नहीं जाता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग याद ही रखते हैं। और ऑर्गेनिक में किसका किसका याद रखना है, चलो उसका एक लिस्ट बना लो। हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, बस। और इसके बाद थोड़ा सा और याद रखना है, तो ध्यान रखना CSI, कार्बन सल्फर आयोडीन, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। कार्बन सल्फर आयोडीन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। बाकी अपना पूरा काम इससे चल जाएगा, बाकी अपना पूरा काम बेटा इससे चल जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और थोड़ा सा याद कर लो CSI, बस आपका पूरा काम चल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकाला नहीं जाता, इसको सीधे याद रखते। अब हम लोग चलते आगे, कहते हैं यदि फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच पाई बॉन्ड बनाओ, सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सेकेंड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हम लोग उस ग्रुप को बोलते हैं एक्सेप्टर। मतलब यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, COOH एक्सेप्टर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, NO2, चेक करो, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बेटा, कहता है NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है। NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है। नाइट्रोजन फर्स्ट एटम है इसका, ऑक्सीजन सेकंड एटम है इसका। देख लो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये कह रहा है सेकंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर सेकंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ग्रुप एक्सेप्टर होगा। यदि सेकंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ग्रुप एक्सेप्टर होगा। यदि फर्स्ट और सेकंड एटम के बीच पाई बॉन्ड बना है, सेकंड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ग्रुप एक्सेप्टर होगा। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फोनिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में भी सल्फर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो यह भी हो जाएगा एक्सेप्टर। तो इस तरीके से बेटा हम लोग देखते हैं डोनर